पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में किस प्रकार लोक सेवा आया उसको हम लोगों ने समझा था, यानी सिविल सर्विसेज किस प्रकार इंडिया में डेवलप हुआ उसको समझा था हमने। इस लेक्चर में हम लोग इंडिया में कितने तरह के सिविल सर्विसेज होते हैं उनको समझेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यूपीएससी पे पूरी तरह से बेस्ड होगा। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, तो हमको इसको डिटेल में समझना है। और इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका किस प्रकार काम करती है। तो इंडिया में अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंटर की कार्यपालिका यानी केंद्र की कार्यपालिका, और दूसरा स्टेट की कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका। जो सेंटर की कार्यपालिका होती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी अस्थायी कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अस्थायी नहीं होते हैं, इनको टेम्परेरी कहते हैं, ये अस्थायी होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है ना, तो उसका एक कार्यकाल निर्धारित है, फिर से अगर उसको उस एग्जीक्यूटिव के रूप में अगर बनना है तो उसको इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन उसमें आएगा, वो चुन करके फिर वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए इनका नेचर जो है टेम्परेरी है। परमानेंट वो है जो कि जिनका एक एग्जाम होता है और एग्जाम के थ्रू वो क्वालिफाइड होते हैं, तो उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में बना दिया जाता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाइए। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये पहली बात तो टेम्परेरी नेचर के हैं, यानी अस्थायी होते हैं। परमानेंट होते हैं यानी ये अस्थायी होते हैं। दूसरा डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं, यानी एक इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन के द्वारा ये चुने जाएंगे। जैसे आप एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, उसी प्रकार ये चुने जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे एंड देन एग्जीक्यूटिव बनेंगे। जबकि ये सेलेक्ट होते हैं, यानी इनका चुनाव होता है। ये सेलेक्ट होते हैं, इनका चुनाव होता है। जैसे कि यूपीएससी दिया आपने, यूपीएससी में प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर आपका सिलेक्शन हुआ। इनकी एलिजिबिलिटी जो है, पॉलिटिकल की जो एलिजिबिलिटी है वो पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी, अरे भाई चुनाव लड़ेंगे ना, चुनाव में अगर जनता के बीच में पॉपुलर नहीं होंगे तो कैसे चुन कराएंगे? इनकी एलिजिबिलिटी पॉपुलैरिटी है। और इनके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परमानेंट के अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्री निकलना चाहिए, मेंस निकलना चाहिए, इंटरव्यू पास होना चाहिए, तब ये बनेंगे। ये पॉलिटिकल जो होते हैं वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, और ये उस पॉलिटिकल के अंडर में काम करते हैं। जो परमानेंट होते हैं पॉलिटिकल के अंडर में काम करते हैं। अब पॉलिटिकल कितने तरह के हैं इंडिया में? तो सेंट्रल लेवल पे एक नॉमिनल होगा जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और रियल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। जो नॉमिनल होगा नाम मात्र का होगा, उसका सिर्फ नाम होगा, है ना, सेरेमोनियल हेड कहते हैं, यानी वो सिर्फ साइन होगी उसकी, लेकिन असली जो पावर है वो पीएम के पास होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास होगी। इसी तरह से अगर हम परमानेंट को देखें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम देखेंगे तो एक सेंट्रल सर्विसेज होती है यानी केंद्रीय सेवाएं होती हैं, और एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती है यानी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। कैसे हम इनको देखेंगे? तो देखो, यूपीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी एग्जाम जब लेता है तो उसमें दो तरह की सर्विसेज होती हैं। एक सर्विस होती है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस, और एक सर्विस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस। तो यूपीएससी के जो शुरुआत के 3 रैंक हैं, जिसमें आते हैं आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें आते हैं आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, और इसमें आते हैं आईएफएस। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज मत लगाइएगा, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये शुरुआत के जो 3 रैंक हैं उनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, और बाकी के जो रैंक हैं उनको सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है। अगर हम सेंट्रल सर्विसेज को भी डिवाइड कर दें, तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ए बी सी डी, है ना। ग्रुप ए और ग्रुप बी
गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? वे ऑफिसर जिनका जिक्र गैजेट ऑफ इंडिया में होता है वो गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में होते हैं। ग्रुप सी में क्लर्कियल काम के लिए लोग होते हैं, उसका अलग एग्जाम होता है। और ग्रुप डी में मल्टीटास्किंग जो लोग होते हैं, जैसे कि प्यून हो गए, ये लोग हो गए, ये ग्रुप डी में आते हैं। तो इस प्रकार ABCD से आपका ये सेंट्रल सर्विसेज बनता है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो सेंट्रल सर्विसेज से कैसे अलग है? ऑल इंडिया सर्विसेज का सिलेक्शन और उनकी ट्रेनिंग यूपीएससी देता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनको चुनता है, एग्जाम लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि IAS, IPS, IFS ये किसके द्वारा चयनित होते हैं? तो यूपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं। साथ में इनको ट्रेनिंग भी यूपीएससी देता है, यानी कि सेंट्रल के द्वारा इनका चुनाव होता है, क्योंकि यूपीएससी सेंट्रल बॉडी है, और इनकी ट्रेनिंग भी कौन देता है? तो सेंटर ही देता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये जो काम करते हैं वो स्टेट के अंदर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर स्टेट के अंदर DM बनकर के चला गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर चला गया, तो IAS चुनाव किसने किया? यूपीएससी ने किया। लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है? तो स्टेट के अंदर कर रहा है। इसलिए हमने ऐसे कुछ तीर लगाया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग का चुनाव किसने किया? तो सेंटर ने किया। ट्रेनिंग किसने दिया? सेंटर ने दिया। लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? तो स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट के अंदर ही काम करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो इनको सेंटर में बुला सकती है। तो ज्यादा पावर सेंटर के पास है, सेंटर चाहे तो इनको बुला करके किसी डिपार्टमेंट पे इसको रख सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये स्टेट के अंदर काम करते हैं। तो ये हमने देखा कैसी कार्यपालिका है केंद्र के अंदर। ठीक, अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट लेवल पर भी दो एग्जीक्यूटिव मिलेंगे आपको, एक राजनीतिक और एक अस्थाई। राजनीतिक भी दो पार्ट में बटा होगा, जैसे सेंटर में बटा था। नॉमिनल होता है गवर्नर, और रियल जो कि सीएम होगा, रियल कौन होगा? तो सीएम होगा, रियल यहां पर सीएम होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। ठीक, ऐसे ही परमानेंट में आपको पता ही है कि एक तो यहाँ हायर रैंक पे ऑल इंडिया सर्विस का कोई चला गया। अब स्टेट सर्विसेज के अपने एग्जाम होते हैं, स्टेट PSC, जैसे कि MPPSC एग्जाम ले रहा है, तो स्टेट PSC के द्वारा भी जो ऑफिसर, जैसे इधर से आ गया DM जो सेंटर में है, सेंटर ने इनको चुना, इनको ट्रेनिंग दिया, स्टेट भेज दिया, और स्टेट सर्विसेज से आ गए SDM साहब, है ना, डिप्टी कलेक्टर जो आप बोलते हो। डिप्टी कलेक्टर किसके अंडर में काम करता है? तो DM के अंडर में काम करता है। DM कहां से आया? तो DM आया सेंटर से, और डिप्टी कलेक्टर कहां से आया? तो स्टेट सर्विस से। ठीक, ऐसे ही IPS जो है वो SP बन गया। SP कहां से आया? तो SP आया ऑल इंडिया सर्विसेज से, सेंटर ने उनको चुन करके भेजा है। लेकिन DSP कहां से बना? तो स्टेट से बना। तो ये हमने देखा कि स्टेट सर्विसेज भी 4 पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। ग्रुप A और ग्रुप B अगेन गैजेटेड ऑफिसर है, क्योंकि उनका नाम जो है स्टेट के गैजेटेड लिस्ट में होगा, जो स्टेट का गैजेट निकलेगा उसमें इनका नाम होगा। अगेन ग्रुप C जो है वो क्लर्कियल काम के लिए जाना जाता है, जैसे कि मतलब व्यापम से किसी को चुन लिया गया। ग्रुप D प्यून मल्टीटास्किंग काम के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि किस प्रकार एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ देखिए, मैंने बता दिया कि पब्लिक सर्विसेज कितनी है, तो 3 है। एक है ऑल इंडिया सर्विस, इसको हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिनका चुनाव और जिनको ट्रेनिंग किसने दिया? तो सेंटर ने दिया। काम कहाँ करेंगे? राज्य में करेंगे। सेंटर में भी कर सकते हैं अगर सेंटर यहाँ पावरफुल है, लेकिन जब राज्य में है तो राज्य के अधीन है, लेकिन जब सेंटर चाहे तो इनको बुला सकता है। साथ में सेंट्रल सर्विसेज हैं, यानी यूपीएससी एग्जाम लेती है तो शुरुआत के जो है IAS, IPS और IFS, ये किसके द्वारा आते हैं? तो यूपीएससी के शुरुआत के रैंक से आते हैं। उसके बाद जो रैंक होते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया, वो केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज है। अब देखिए, स्टेट सर्विसेज भी बता दिया कि जो स्टेट PSC होता है वो राज सेवाएं देती है स्टेट। आगे बढ़ते हैं। अब ऑल इंडिया सर्विसेज, अब हमने बताया कि IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया। अब बात समझिएगा,
कि पहले दो तरह के सेवाएं थी। एक था आईसीएस, आजादी के पहले आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और दूसरा था आईपी यानी इंडियन पुलिस। इसका नाम बदल करके आईएएस कर दिया गया आजादी के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपी हो गया इंडियन पुलिस सर्विस। तो आजादी के बाद आईएएस और आईपीएस तो ही ऑल इंडिया सर्विसेज थी। ठीक, अब आजादी के बाद हमने बताया कि दो तरह की सर्विसेज हुई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। 1966 में एक और ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाया गया जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस। मांग बहुत सी थी, बहुत सारे सर्विसेज बनाने की थी, जैसे कि ये मांग थी कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाया जाए, ये मांग थी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया गया, लेकिन उन सबको न बना करके सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ही ऑल इंडिया सर्विस के रूप में बनाया गया 1966 में। ऑल इंडिया सर्विसेज बनता कैसे है? तो देखो यहां पर आर्टिकल 312 याद रखना है, राज्यसभा, क्योंकि आपको पता है कि राज्यों में काम करना होता है इनको, और राज्य जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कहां होता है? तो राज्यसभा में होता है। तो आर्टिकल 312 के द्वारा यह कहा गया है कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजॉरिटी के रिजोल्यूशन से किसी को ऑल इंडिया सर्विसेज बनाता है तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में जाना जाएगा। तो इसके आधार पे आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 1966 में ऑल इंडिया सर्विस बना दिया गया। इस तरह से 3 सर्विसेज हो गई और जो ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड तीसरा जुड़ गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, मैंने बताया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनका चुनाव कौन करता है? तो यूपीएससी करती है, यानी सेंटर करता है। लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं? तो स्टेट में कर रहे हैं। तो स्टेट में उनको कैडर्स मिलेंगे। तो टोटल कितने कैडर्स हैं इंडिया में? तो 25 कैडर्स हैं। जैसे आप लोग अगर यूपीएससी दे रहे हो या दोगे तो आपको भी कैडर आपको मिलेगा। तो जैसे यूपी कैडर मिल गया, जैसे बिहार कैडर मिल गया, जैसे मध्य प्रदेश कैडर मिल गया, तो ऐसे पूरे इंडिया को 25 कैडर्स में डिवाइड किया गया है। पहली बात कि जो 23 कैडर हैं वो स्टेट कैडर्स हैं, यानी राज्यों के कैडर्स हैं, और 2 ज्वाइंट कैडर्स हैं। कौन कौन से ज्वाइंट कैडर हैं? मतलब इनमें या इनमें किसी में भी आपको भेजा जा सकता है, वो ज्वाइंट कैडर कहलाता है, यानी संयुक्त कैडर है। एक तो मेघालय और आसाम एक कैडर हो गया, मेघालय और आसाम एक कैडर है। पूछ सकता है कि इनमें से कौन मेघालय के साथ कैडर है, तो मेघालय और आसाम याद रखिएगा। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूटी, ये एक दूसरे कैडर हैं। तो पहला मेघालय और आसाम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, में गोवा, मिजोरम और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर दूसरा कैडर है जो कि ज्वाइंट कैडर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इंडिया में कितने प्रकार के सिविल सर्विसेज होते हैं उनके बारे में समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूपीएससी और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, साथ में उसके बाद हम लोग स्टेट पीएससी के भी स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके साथ ही ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।